आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको बताया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं, उसके बाद उसके पीसेस को अलग करने के लिए हम एगारोस जेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एगारोस जेल के दोनों तरफ हम चार्ज क्रिएट कर देते हैं, एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक। फिर उस जेल में से उस डीएनए के सेगमेंट्स को हमें नायलॉन शीट में ट्रांसफ़र करना होता है। उसके लिए हम एक बफर विलियन लेते हैं। बफर के ऊपर हम एगारोस जेल कंटेनिंग डीएनए को रखते हैं, यानी जो जेल होता है उसको रखते हैं। उसके ऊपर हम फिर नायलॉन फिल्टर रखते हैं। ठीक है, नायलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलोज की शीट रखते हैं, और सबसे ऊपर हम पेपर टॉवल रखते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब है कि हम जो है आपका इसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे नीचे हमने क्या रखा, ये बफर विलियन होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने बफर सॉल्यूशन। इसके ऊपर हमने रखा आपका एक बड़ा कंटेनर लेंगे हम, ये बफर है नीचे। ठीक है, इसके ऊपर आपने एगारोस जेल रखा जिसमें डीएनए है। एगारोस जेल एगार अगार होता है जो हमें कवक से एल्गी से मिलता है, जिलेडियम एल्गी से। उसके ऊपर फिर हम नायलॉन शीट रखते हैं, नायलॉन का पेपर रखते हैं या नाइट्रोसेलुलोज का पेपर रखते हैं जिसमें हमें ये चाहिए, और इसके ऊपर हम एक टिश्यू पेपर रख देते हैं, और इसके ऊपर हम वेट रख देते हैं। वेट इसे दबाता है, और ये जो बफर विलियन होता है इसको, ये जो ऊपर आपका टिश्यू पेपर है, क्योंकि ये पानी को सोखता है टिश्यू पेपर, तो ये बफर सॉल्यूशन है, विलियन है, ये इसे सोखेगा। सोखने के क्रम में क्या होगा, ये ऊपर मूवमेंट करेगा सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सॉल्यूशन जब ऊपर जाएगा तो ये अपने साथ इन डीएनए के सेगमेंट्स को भी लेके जाएगा, और ये किस में चिपक जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज की शीट में चिपक जाएंगे, और ये सबसे ऊपर आपका टिश्यू पेपर है। ठीक है, ये बुक में भी है आपके। उसके बाद नेक्स्ट था कि जैसे ही ये इसमें आ जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो ये डीएनए है आपके नायलॉन शीट में है, इसमें से हमें ढूंढना पड़ता है डीएनए के खंडों को। तो इसके लिए मैंने आपको वीएनटीआर बताया था कि डीएनए के सेगमेंट में जो नॉन कोडिंग रीजन होता है उसमें कुछ रीजन ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सीक्वेंस हम बनाते हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक, और फिर वो लेकिन जो हम बनाते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक है, उसमें रिपीट्स हैं, बार बार 4 रिपीट हो रहे हैं, और उसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लगाते हैं क्षारों को बनाने में। उसमें जो क्षार होंगे एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उसको बनाने में जो फॉस्फेट हम यूज़ करते हैं, यानी जो फॉस्फेट चेन बीच में होती है डीएनए को बनाने के लिए, तो वो फॉस्फेट 32 यूज़ हम करते हैं। वो एक रेडियो एक्टिव है, तो वो फॉस्फेट 32 यूज़ करने के बाद क्या होता है कि वो जो नायलॉन शीट में आ जाते हैं, अब प्रोब उस पर चिपक जाते हैं, क्योंकि वो जो डीएनए खोजी है वो सहायक होते हैं किसको ढूंढने में, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ जाके वो कॉम्प्लीमेंट्री क्षार उसके साथ जाके जोड़े बना लेंगे। ठीक, अब होता क्या है कि अगर आप इस नायलॉन शीट के पीछे एक्सरे पेपर रख दीजिए, तो जो आपका रेडियो एक्टिव वाला डीएनए का चेन है जो हमने एज अ प्रोब यूज़ किया है, जासूस यूज़ किया है, जिसे हम वीएनटीआर कह रहे हैं। वीएनटीआर क्यों कह रही है, मैंने आपको सब समझाया हुआ है। तो P32 जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, ये एक रेडिएशन सिक्रीट करता है। ठीक है, और जो वो किरण निकालता है तो वो एक्सरे फिल्म को वहाँ पे ब्लैक कर देता है, जो उसके सामने पोर्शन पड़ता है। तो ये ब्लैक ब्लैक पट्टियों से हम खंडों का आकार देखते हैं, और इसी से हम किसी को पहचानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसके लिए जो हम सामान मतलब हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए अपराध विज्ञान में कैसे हम पकड़ेंगे, उसके लिए रक्त कोशिका मैंने बताई थी, हेयर फॉलिकल, त्वचा, लार और वीर्य यानी स्पर्म का भी यूज़ इसमें किया जाता है पकड़ने के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आज पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये मतलब एक मेगा प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, HGP इसको कह देते हैं हम। ये मेगा प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एक कंट्री भाग नहीं ले रही है। इसको करने के लिए जो है
बहुत सारे कंट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं। इस जीनोम को शुरू करने का जो क्रेडिट जाता है वो आपका जाता है यूएस को, अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका के जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो है, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ। तो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एनर्जी डिपार्टमेंट था उसने इसको स्टार्ट किया था। और फिर इसके साथ कौन कौन जुड़े थे? इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड आके इसमें जुड़ा, यूनाइटेड किंगडम हम जिसको कह देते हैं। और अभी इसके साथ साथ जुड़े हैं आपके जापान, फ्रांस, जर्मनी और चीन। तो ये इतनी कंट्री के साइंटिस्ट मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये बोला कि एक मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा यानी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये हमारा जो है सन 1990 में स्टार्ट हो गया था और ये जो है लगभग 2003 में ये पूरा हुआ, यानी 13 वर्ष का इसका समय रहा। 13 ईयर में ये आपका जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो है इसमें लगभग जो है 3 गुणा या 10⁹ बेस पेयर क्षार युग्मकों का अनुमान लगाया गया, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा अनुमान लगाया गया था, क्षार थे इसमें 3 गुणा या 10⁹ बेस पेयर हमको क्षारों का अध्ययन करना था मानव के जीनोम में। और इसमें एक बेस पेयर का यानी एक क्षार युग्मक का जो उसकी जानकारी प्राप्त करने का जो खर्चा था वो था $3। कितना था? ये डॉलर है, तो $3 था एक बेस पेयर का खर्चा, ठीक है। तो पूरा जो खर्चा आना था इस पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो आना था आपका $9 बिलियन, ठीक है, $9 बिलियन, ठीक है। ये US$ का साइन होता है, इतना खर्चा इस पर पूरा आना था। अब क्या था कि ये जितने ह्यूमन जीनोम का हमें जो आंकड़े थे, क्षारों का जो क्रम था, अगर हम इसे बुक में रखते तो हमें जो बुक, हमारे पास जो बुक होनी चाहिए थी उसमें 1000 पेज होने चाहिए थे। कितने पेज होने चाहिए थे? 1000 पेज। और प्रत्येक पृष्ठ में, इस बुक के एक पेज में 1000 लेटर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको संग्रहित करने के लिए जो है हमें लगभग 3300 बुक्स की आवश्यकता होती, ठीक है, 3330 बुक्स की आवश्यकता होती। तो इतना बड़ा डाटा कलेक्ट करना, एक बुक्स में कलेक्ट करना बहुत टफ था। तो फिर कंप्यूटर की सहायता ली गई, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। टेक्नोलॉजी में मतलब आप कंप्यूटर में आपने आंकड़े कलेक्ट करे, उसमें आपने आंकड़े रखे, तो फिर एक नई शाखा यहाँ से ह्यूमन जीनोम परियोजना से जीव विज्ञान की एक नई शाखा स्टार्ट हुई जिसे हम कह देते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। यानी कि आने वाले समय में ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सारे डाटा डाले जा रहे हैं, इसमें ये माना जा रहा है कि आप जो है ब्लड सैंपल डालते ही पूरा ह्यूमन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, सारे आंकड़े इसमें फिट हो जाएंगे कि इस जीन की सीक्वेंस किस तरीके से है, इस तरीके से, तो आँखों का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? जैव सूचना विज्ञान। इसमें जो है मनुष्य के जीन के आंकड़े रखे जाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसका लक्ष्य क्या था, ठीक है, इसका मतलब एम क्या था, क्यों ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट योजना स्टार्ट की गई? इसका एम था कि मनुष्य के डीएनए में, हमारा जो डीएनए है उसमें लगभग जो है 20,000 से 25,000 जीन हैं। समझिए, जीन की बात कर रही हूँ मैं। जीन, एक जीन में कई प्रकार के कितने ही भी क्षार हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने जीन की पहचान करना, एक जीन एक प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। और मानव डीएनए का निर्माण करने वाले जो 3 बिलियन, ये मैंने भी बताया था आपको, 3 बिलियन जो क्षार युग्मक है इनका निर्धारण करना, ठीक है। और आंकड़ों
के विश्लेषण से जो है वो तकनीकी में सुधार आएगा। यानी आंकड़े प्राप्त होने से हम क्या है कोई भी चीज़ को सुलझा सकते हैं, पूरी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। अगर हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पूरे इंसान का जीनोम हमने तैयार कर लिया तो हमें वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, इस परियोजना से जुड़े नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे को सुलझाना। ठीक है, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक काम ये भी था कि मनुष्य के जीनोम का जैसे पूरा ऐसा पता हो जाएगा तो हम कोई भी चीज़ सुलझा सकते हैं। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था तो उससे हम क्रिमिनल को पकड़ सक रहे हैं। ठीक है, मतलब अनुमान के आधार पे ब्लड सैंपल लेके। लेकिन अगर ऐसी टेक्निक विकसित हो जाएगी, ब्लड डालते ही वो विक्टिम का पूरा चेहरा ही इसमें बन जाए। ठीक है, माना कहीं पे अपराध हुआ और वहाँ पे ब्लड सैंपल या हेयर फॉलिकल, स्किन जो भी मिला और आपने उसको डाला मशीन में और मशीन से पूरे आंकड़े, पूरा इंसान का स्ट्रक्चर ही बन गया, तो आप उसका फेस भी पहचान सकते हो। तो ये सब इसके लक्ष्य थे। ठीक है, अब इस परियोजना के कुछ साइलेंट फीचर हैं, यानी कुछ इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या हैं इसकी कि आपको मैंने बताया मानव जीनोम में जो है 3,164.7 मिलियन क्षार होते हैं। ठीक है, इतने क्षारक होते हैं मानव में। ठीक है, एक औसत जीन में, यानी एक जीन की अगर हम बात करें कि एक जीन में कितने क्षार हो सकते हैं, तो एक जीन में आपके मैक्सिमम जो ये बताते हैं 3,000 क्षारक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो ज्ञात जीन है, एक जीन में 3,000 क्षार हो सकते हैं। क्षार आपको पता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो सबसे बड़ा जो ज्ञात जीन है वो है आपका डिस्ट्रोफिन का जीन। ठीक है, डिस्ट्रोफिन, आपको ये नाम याद रखना है। इस डिस्ट्रोफिन में इसमें जो है 2.4 मिलियन क्षारक मिलते हैं। ठीक है, मिलियन क्षारक इसमें मिलते हैं। क्लियर है? तो जीनों की कुल संख्या मैंने जैसे आपको बताई थी ऊपर, वो उस समय इसका एम था, लक्ष्य था। लेकिन विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं जो है वो वास्तविक हैं। ये तो उद्देश्य था, उस समय ऐसा माना जा रहा था कि लगभग 25,000 जीन होंगे, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि जो जीनों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 30,000 थी। ठीक है, और पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे वो किसी के द्वारा 20,000, 25,000, किसी के द्वारा 80,000, किसी के द्वारा 1,40,000, तो ये अनुमान लगाए जा रहे थे। ठीक है, तो कुल जीनों की संख्या कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ जीन कितने थे? 30,000। ठीक है, और सभी व्यक्तियों में, जैसे आपको ये कल भी बताया हमने कि 99.9% क्षार क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? समान होते हैं। केवल जो है आपका 0.1% क्या होता है? इसमें आपका अंतर आता है। ठीक है, और यही अंतर मनुष्यों की विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब इतने जो जीन खोजे गए हैं इसमें से 50% से अधिक जीनों का भी कार्य ज्ञात नहीं है। तो 50% से अधिक जीनों का कार्य ज्ञात नहीं है। ठीक है, ज्ञात नहीं है। पूरे जीनोम का 2% से भी कम भाग प्रोटीन का कूट लेखन करता है। यानी कि अगर हम आपका जो है अनुलेखन की बात करें, ठीक है, तो केवल 2% से भी कम भाग का जो है कम भाग प्रोटीन बनाता है। ठीक है, 2% से भी कम भाग। ठीक है, अनुलेखन में भाग लेता है। ठीक है, मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण रेपिटेटिव सीक्वेंस में होता है। ये सब कल बताया है मैंने आपको कि ये जो 99.9% क्षार है ये रिपीटेटिव जीन है। तो यही बात इसमें निकल के आई कि 99.9% जो क्षार है वो रिपीटेटिव है। ठीक है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है। और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है इसमें कभी भी प्रोटीन नहीं बनता है इससे। इसके कुछ और काम होते हैं, जैसे ये आपका कंट्रोलिंग यूनिट बना सकता है। ठीक है, और कहीं कहीं ये सेंट्रोमियर बनाता है, लेकिन ये
प्रोटीन नहीं बनाता है। कोडिंग का मतलब, कूट लेखन का मतलब है प्रोटीन बना, तो 2% से भी कम भाग क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई वो आई आपका जो क्रोमोज़ोम नंबर 1 है। ठीक है, क्रोमोज़ोम नंबर 1, इसमें सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं आपके 2968 जीन इसमें पाए जाते हैं क्रोमोज़ोम 1 में, और सबसे कम होते हैं आपके वाई क्रोमोज़ोम पे। वाई क्रोमोज़ोम में आपके केवल 231 जीन होते हैं। देखिए, जीन की बात करी मैंने, क्षार की बात नहीं करी। क्षार तो ज़्यादा होंगे, एक जीन में कितने बोला मैंने? 3000 क्षार होते हैं, कहीं कम होते हैं कहीं ज़्यादा। ये औसत है 3000, एक क्या है? औसत बताया गया, एवरेज। तो एवरेज का मतलब ना तो ज़्यादा का ये हिसाब है ना ये कम का हिसाब है। ठीक है। और इसमें जो है वैज्ञानिकों ने मानव जीनों में 1.4 मिलियन ऐसे स्थान ढूंढे हैं